Hello everybody. Today in Learning Education Center platform or Learning Education, Learning Educare, we will discuss political science and international relation optional or political science and international relations subject here. This topic. In Hindi it is called राजनीतिक विज्ञान एंड अंतरराष्ट्रीय संबंध. In short it is called PSIR. तो आज लर्निंग एजुकेशन सेंटर प्लेटफॉर्म से जिस चीज का अध्ययन करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं राजनैतिक विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी PSIR। और इस सब्जेक्ट को +1 +2 में भी पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालयों में कई जो करिकुलम है और जो सिलेबस की मंत्रणा का हिस्सा ये है, उसको पढ़ने का हिस्सा है। और कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे प्रश्न पूछते हैं और सिविल सर्विस और राज्य के जो सेवाएं हैं, राज्य की जो भी सेवाएं हैं, सिविलियन सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज में ये एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और कहीं ना कहीं जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंग्लिश में होते हैं कई सारे इससे टच करते हुए आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो और कई डिबेट का डिस्कशन बनता है, चीजें जानकारी की बन जाती है, नॉलेज गैदरिंग हो जाती है। तो ये सारी बहुत सारी ऐसी वो चीजें हैं रिसर्चर्स के लिए जानने को रहता है नए नए, और जो प्रैक्टिसिंग लोग होते हैं, प्रैक्टिसिंग पर्सनल्स, उनके लिए भी कई बार ये चीजें जानने के लिए हेल्पफुल होती है। हालांकि ये चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी फिलहाल जो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है, दिस इज क्वाइट ऑब्वियस हियर, ये जानना बहुत आवश्यक भी है कि राजनैतिक जो विज्ञान है, जिसे राजनैतिक या राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, तो पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में क्या कंपैरिजन है, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, समालोचना करें तो क्या है। अगर देखें तो राजनीतिक विज्ञान जहां पर उसके सैद्धांतिक पक्ष और बहुत सारी ऐसी चीजें, किसने क्या कहा, किस थिंकर ने क्या कहा, किस राजनीतिक विचारक ने क्या कहा, इसके बारे में चर्चाएं हैं, तो वही कहीं ना कहीं जो पॉलिटी है वो होने वाला जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो अभी घटित हो रहा है, समसामयिकी जो कंटेम्पररी इशू घटित हो रहा है, वह है पॉलिटी। अब इसे बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके की राजनीतिक चर्चाएं हैं, क्या देश विदेश में आपसी गतिविधियां जिससे राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं और जो है व्यक्तियों का जीवन प्रभावित होता है, कहीं ना कहीं वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में झलक देते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संबंध और इंटरनेशनल रिलेशन दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द इंटर कंट्री सिचुएशंस, क्या क्या किस देश में सिचुएशन है, कैसी लोक व्यवस्था लोकमतता है और कैसा किस तरीके का स्टेबलाइजेशन है, कैसी गरीबी, इन्फ्लेशन, रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था और जो है हैप्पीनेस किस तरीके से और किस तरीके से शांति सुरक्षा है, इसके बारे में भी जो है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में चर्चा है। अब अलाइनमेंट है, नॉन अलाइनमेंट है और इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनका क्या योगदान है, क्या समन्वय है, और इसके साथ साथ आपस में एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ किस तरीके का पैच है, किस तरीके की आपस में समन्वयता, कोऑर्डिनेशन है और किस तरीके की ट्यूनिंग है, और कैसा जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी चर्चा होती है, जिसमें कई बार इसको इंटरनेशनल डायलॉग भी बोलते हैं। अब देखिए, या फिर हिंदी में इसको इंटरनेशनल कूटनीति भी कई बार कह लेते हैं। अब जैसे इसके बारे में क्या पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन थे, तो पॉलिटिकल साइंस के जो जनक थे वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी राजनीतिक विज्ञान के जो जनक थे वो एरिस्टोटल हैं। एरिस्टोटल के ही नाम से राजनीतिक विज्ञान इसके जनक हैं और कहीं ना कहीं फादर हैं। अब इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा होगी और साथ साथ तुलनात्मक सिद्धांत, व्हाट आर द कंपैरेटिव प्रिंसिपल्स एंड थियरीज व्हिच आर इंक्लूडेड हियर इन दिस पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड व्हाट आर द इंटरनेशनल सिद्धांत, कौन कौन
से अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है वह भी पढ़ेंगे, साथ साथ तुलनात्मक में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और साथ साथ राजनीतिक और अन्य जो विषय है वो राजनीति में किस तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों विषय में उसकी चर्चाओं में प्रभाव डालते हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय लोक प्रशासन का इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स में किस प्रकार का योगदान है यह भी उद्घाटित होता है। इस तरीके के 4 महत्व के विषय हम पढ़ते हुए इस टॉपिक में चलेंगे। इसके साथ साथ ये बहुत जानना जरूरी होता है कि राजनीतिक शास्त्र जो है उसकी परिभाषा क्या है, विषय क्षेत्र क्या, विषय वस्तु क्या है, मतलब सब्जेक्ट स्कोप मैटर क्या है, और क्या जो है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ है, चीजों को पहुंचने की कहां तक लागू होता है, कैसे होता है, और अध्ययन पद्धतियां क्या है, व्हाट आर द वेज, व्हाट आर द स्टडी, किस तरीके से स्टडी का इलॉन्गेशन लेते हैं, और व्हाट आर द एस्पेक्ट्स और द प्रोसीजरल इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टडी ऑफ व्हाट दिस पॉलिटिकल साइंस। तो इस तरीके से वी विल डिस्कस हियर इन दिस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट और दिस टॉपिक। नाउ राज्य, अब सबसे पहले राज्य के विषय में चर्चा करने से पहले एक लोकोक्ति करना यहाँ पर बहुत उचित होगा कि अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है तो ये चीज दिमाग में बहुत आवश्यक रखनी ही पड़ती है कि राजनीतिक जो शास्त्र है, जो राजनीतिक शास्त्र है, राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक शास्त्र का जो आदि मतलब शुरुआत है और जो अंत है वह भी राज्य ही है। तो राज्य का अर्थात यहाँ पर जो स्टेट है उससे तो है ही, लेकिन राज्य का अर्थात यहाँ पर उससे बड़े अगर पटल में देखें तो कहीं ना कहीं एक देश के हिसाब से है, जिसे स्टेट बोलते हैं। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्टेट को परिभाषित करोगे बोलेंगे तो एक लोगों का जमावड़ा जिसे देश बोलते हैं, जिसे एक सरकारी व्यवस्था में भी कई बार, क्योंकि जो सरकारी चीजें होगी उसको भी स्टेट बोलते हैं। तो स्टेट के बहुत सारे डेफिनेशन हैं, राज्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, राज्य को कई सारे स्कॉलर्स ने अपनी परिभाषाओं के जरिए परिभाषित किया है। Many of the scholars and the researchers and the academicians and the professors and educationalists, they define the state, and many of the expertise personnel in this area, they just define that they discover this terminology राज्य और स्टेट। तो इसीलिए अगर देखें कि राजनीतिक जो शास्त्र है उसका आदि और अंत राज्य ही है, मतलब कहीं ना कहीं ये वैसी ही बात आ गई कि लोगों के द्वारा लोगों से और लोगों के लिए शासन है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों से किया गया एक राज्य, इस तरीके की बात है। कहीं ना कहीं अगर राज्य देखें तो इसकी परिभाषा को भी पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, और तत्व राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो ये जो राज्य है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, कैसे जनरेशन हुआ, कैसे इंडक्शन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे ये सब्सटेंस निकला, कैसे ये वर्ड जो है राज्य निकला, और किन किन डिफरेंट सिद्धांतों पे ये खड़ा है, और राजनीतिक अवधारणा क्या है। तो और इसकी जो राजनीतिक अवधारणा मीन्स जो पॉलिटिकल जो थिंकिंग है, थिंकिंग प्रोसीजर है वो क्या है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डायमेंशन को और पॉलिटिकल जो डायनेमिक्स को राज्य किस तरीके से समझ रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब संप्रभु मतलब सोवरेन होता है, संप्रभु मतलब होता है सोवरेन। तो संप्रभुता एकलवादी भी हो सकती है और बहुलवादी भी हो सकती है। अगर हम संप्रभुता को देखेंगे तो संप्रभुता एकलवादी भी हो सकती है, अगर एक ही पर निर्भर है तो एकलवादी, बहुलवादी मतलब बहुत सारी चीजों पर निर्भर है तो संप्रभुता। क्योंकि भारत एक ऐसा राज्य है या राष्ट्र है जो संप्रभु है, मतलब अपने ही पैरों पर खड़ा, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। ऐसे ही हर एक राष्ट्र जो स्वतंत्र होता है वो इन्हीं अर्थों में स्वतंत्र होता है कि वो कहीं ना कहीं अपने सारे निर्णयों को, निर्णय क्षमताओं को ले सकने में सक्षम होता है। इस तरीके से संप्रभुता का अवलोकन और दर्शन ऐसा सुनिश्चित होता है। तो कहीं ना कहीं आप जब पढ़ेंगे, साथ साथ राजनीतिक दर्शन के बारे में चर्चा होगी। तो राजनीतिक दर्शन जब करेंगे तो प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेटो पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्लेटो पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला था कि कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत दिया था, कि प्लेटो ने ये बताया कि किस तरीके से विशेषीकृत करके कार्यों को किया जाता है, या फिर कार्यों को विशेषीकृत करके बल स्वरूप किया जाता है। तो कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को उद्घाटित और उत्पादित जो किया था वो प्लेटो ने किया था। और फिर एरिस्टोटल भी जो है, दैट इज द पॉलिटिकल थिंकर ऑल्सो। तो राजनीतिक दर्शन जो है, दर्शनार्थी है, दर्शनक
दार्शनिक हैं एरिस्टोटल, और होब्स भी जो है वो भी हैं, जॉन लॉक, रूसो ने तो ये बोला कि सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया, जो जनरल डिजायर होती है किसी की भी, स्टेट की, पर्सन की, सिटीजन की, इस तरीके से जो जनरल डिजायर, सामान्य इच्छा कैसी हो सकती है, एक विकसित होने की, अच्छा होने की, अच्छी सुविधाएं पाने की, चीजें होने की, बढ़िया होने की, सब अच्छा ही अच्छा होने की, कहीं ना कहीं वो कल्पनाएं तो रहती हैं, क्योंकि इतना जब मनुष्य तन मिलता है इतने सालों बाद ऐसा बोला जैसे जाता है कि दिस ह्यूमन, या फिर जस्ट दिस ह्यूमन अटायर, दिस जनरेशन इज सपोज्ड टू बी गेट अप बाय सो मेनी एफर्ट्स इन दिस यूनिवर्स, तो क्यों ना ऐसा सामाजिक इच्छा का जो प्रतिपादन है वो समझ में ऐसे भी रूप से आता है कई बार। और जेएस मिल जो है वो राजनीतिक दर्शनार्थी हैं। कार्ल मार्क्स ने किस तरीके से कैपिटलिज्म के बारे में बोला, पूंजीवाद के विषय में उनकी चर्चाएं रही, उनकी चर्चाएं हैव और हैव नॉट्स के विषय में रही, तो ये भी राजनीतिक दर्शन का एक विषय बिंदु है, एक विषय केंद्र है। कहीं ना कहीं लेनिन के बारे में चर्चा, कौटिल्य के बारे में जो है वो भी एक दर्शनार्थी थे। गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे, ये वेलफेयर स्टेट के समर्थक थे, और कहीं ना कहीं विकासवादी सिद्धांत की चर्चा भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ही करी। तो और उनका विकासवादी सिद्धांत बहुत विकासोन्मुख, जिसका बहुत सारे द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी काफी सारी लिखा, उसमें बहुत सारी चीजें। वैसे भी जवाहरलाल नेहरू एक राष्ट्र के जो है बहुत बड़े लीडर थे, तो स्वाभाविक सी बात थे, शुरू में थे तो राजनीतिक दर्शनार्थी होना स्वाभाविक ही था, और कल्याणकारी राज्य के समर्थक थे, विकासवादी सिद्धांत के भी समर्थक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभी एक दो दिन पहले ही, और जो कल ही जो है उनकी जन्मतिथि पुण्यतिथि थी, तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो किस तरीके से प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इस तरीके से भारतीय संविधान के रचनाकार हैं। तो उन्होंने समता, क्योंकि स्वयं के जीवन में जब घटा तो तब देखा, और इन चीजों को समझ करके जब चीजें लगाई, तो कहीं ना कहीं वह भी राजनीतिक दर्शनार्थी तो बने ही, क्योंकि और लोहिया है और जयप्रकाश नारायण हैं, ये सारे लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण, ये सब राजनीतिक दर्शनार्थी हैं। इसके साथ साथ विभिन्न देशों में कई सारे ऐसे लीडर, ऐसे कई महान जो हस्तियां होती हैं जो किस तरीके से राजनीतिक दर्शन को प्रकटित करती हैं और इसको जो है बूस्ट करती है, एक्सेलरेट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वह भी राजनीतिक दर्शनार्थियों में ही काउंट होते हैं। सीमा तो, संख्या तो कुछ भी नहीं है, कितने भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ जब अगर हम पढ़ें तो इसमें यह देखने को मिलता है, अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किसने क्या कहा। अगर हम देखें कि अरस्तु से पूर्व जो है प्लेटो ने विचार दिए, अरस्तु से पूर्व जो है प्लेटो ने विचार दिए, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी थी वो कैसी थी, पहले सोक्रेट थे, फिर सुकरात जिन्हें हिंदी में कहते हैं, और फिर प्लेटो थे, फिर एरिस्टोटल थे, ये आपस में एक चले आ रहे नॉलेज चैनल्स हैं। तो इस तरीके से प्लेटो ने विचार दिए, अरस्तु से पूर्व प्लेटो ने विचार दिए और फिर रखे, किंतु जो उनका दर्शन था वो कल्पनाओं पर आधारित था, फिक्शन पे आधारित था। तो इसीलिए रक्त तो राजनीतिक जो विचार थे वो प्लेटो ने ही विचार रखे थे अरस्तु से पहले, लेकिन चूंकि वेल रिकॉग्नाइज्ड जो थॉट प्रोसेस था वो एरिस्टोटल का ही रहा, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहलाए। और फिक्शंस जैसे बेस्ड ऑन इमेजिनेशन था कौन, प्लेटो का विचार कहीं ना कहीं, और इसी तरीके से वो थॉट प्रोसेस, वो थॉट तो था, विचार तो था, लेकिन उस विचार को रिकॉग्निशन एरिस्टोटल के शब्दों में आकर मिली, तब एरिस्टोटल जो है पितामह बने, किसके, पॉलिटिकल साइंस के पिता बने। और कहीं ना कहीं जो है कल्याणकारी राज्य के समर्थक जवाहरलाल नेहरू हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी की चर्चा भी यहीं से आती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू, जो थे वो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के भी समर्थक थे, मिक्स्ड इकोनॉमी के जो थे समर्थक थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मिक्स्ड इकोनॉमी के समर्थक थे कहीं ना कहीं। और राज्य की जो उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है
वो है विकासवादी सिद्धांत। क्योंकि कोई भी राज्य हो, कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, कोई भी देश हो तभी तरक्की कर सकता है जब वो डेवलपमेंट के मार्ग पर चले, दिमाग से खोले, दिमाग के हर विचार को खोले और अपने आप को स्वच्छंद तरीके से चले और संकुचित और धक्यानुसी विचारों को साइड करते हुए अच्छा करते। और लेकिन ये ध्यान भी ऐसा रहे कि कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं, जो रूट्स है, कहीं ना कहीं वो भी जीवित रहे। लेकिन बट वही है, जो उतनी विशेष नहीं भी होती है, समय के अनुसार कई बार चेंजेस होते हैं कई विचारों पर, उनको अंगीकृत करते हुए जो समाज आराम से आगे चलता है, संभवतः वह समाज विकासोन्मुखी समाज की दृष्टि और उसकी जो है परिधि में आ जाता है। कहीं ना कहीं जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है। अब कई और भी सिद्धांत है, जैसे कौन कौन से प्रिंसिपल है, जैसे दैवीय सिद्धांत है, देवी देवताओं और इस तरीके दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत है, फिर पितृ प्रधान तथा मातृ प्रधान सिद्धांत है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत है, और देखिए और इस तरीके के कुछ सिद्धांत हैं। क्योंकि विकासवादी सिद्धांत का अगर चर्चा हुई है कहीं ना कहीं, तो विकासवादी जो सिद्धांत है उनकी चर्चाओं में ये भी सिद्धांत साथ साथ हैं, ये वाले प्रिंसिपल्स भी और ये वाले जो थ्योरीज है वह भी हैं। अब जैसे एकत्ववादी संप्रभुता का विरोधी बहुलवाद है। बहुलवाद जो होता है वो एकत्ववादी मतलब मोनोपोलिस्टिक सिस्टम का कहीं ना कहीं जो अपोनेंट है और वो पसंद नहीं करते बहुलवादी। इनका मानना होता है कि किसी भी संसाधनों में सबका अधिकार है और संसाधनों में सबका अधिकार है तो हर किसी को बराबर हो सकते हैं, बराबर बढ़ने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि किसी राज्य राष्ट्र में किसी के पास बहुत संपत्ति है, किसी के पास तो कुछ है ही नहीं, खाने के लिए भी नहीं है। तो ये भी एक चर्चा जो है होती है, क्योंकि लोक कल्याणकारी और विकासोन्मुखी विकासवादी राज्य की तो यही जो है यही उसका सब्सटेंस होता है असली। इसके साथ साथ जो बहुलवाद है वो लॉस्की, क्रैग, पोल, लिंडसे और वर्कर ने इस तरीके से अपने अपने विचार इसमें रखे। और बहुलवादियों का मत है कि प्रभु सत्ता केवल राज्य में नहीं। अब उन्होंने कहा कि जो बहुलवादी जो थे उन्होंने ऐसे बोला कि जो प्रभु सत्ता है, जो राज्य की गवर्निंग कंट्रोलिंग है, वो सिर्फ राज्य में ही नहीं होती बल्कि कई संस्थाओं में निहित होती है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जितनी भी राज्य में संस्थाएं चल रही हैं उन सब में निहित होती हैं, रहती हैं। और समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं हैं। ऐसी चर्चा भी तब आई। कहीं ना कहीं इस प्रकार जो बहुलवाद एक तत्ववादी संप्रभुता का विरोधी था। जो बहुलवाद है, ये सब्सटेंसवादी यानी तत्ववादी जो संप्रभुता है इसका विरोधी था। तत्ववादी संप्रभुता का इसका प्रतिद्वंदी था। अगर ऐसे लिखे प्रतिद्वंदी इस प्रकार से ये है, तो कौन प्रतिद्वंदी है? बहुलवाद, तत्ववादी संप्रभुता का प्रतिद्वंदी है। तो इस तरीके से, और जो अगर लिखें जैसे हॉब्स का जो समय था वो इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटनाक्रम का काल था हॉब्स का। और कहीं ना कहीं 1649 में 1649 में राजतंत्र की जगह गणतंत्र की, क्योंकि उस समय पर स्थापना वहां पे हुई थी, 11 वर्ष बाद पुनः राजतंत्र की स्थापना हुई। और हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में शक्तिशाली सरकार की चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं जब कभी भी अब हम राजनीतिक दर्शन यानी राजनीतिक साइंस और पॉलिटिकल साइंस के विषय में पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस को एज अ ग्लोब भी पढ़ेंगे, वैश्विक आधार पर इसकी चर्चाएं करेंगे और भारतीय दर्शन के आधार पर भी इसकी चर्चाएं करेंगे। स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारत के आधार पे करेंगे या राज्य भारत के आधार पे करेंगे, तो उस समय भी चर्चा करेंगे। उस समय पर भी जो राजनीतिक दार्शनिक यहाँ पर होते होंगे उनकी चर्चाएं होंगी, डिस्कशन होगा, प्रश्न उत्तरी कैसे लिखी जाएगी और क्वेश्चन आंसर्स को कैसे एड्रेस किया जाना होता है, ये चीज बताया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं और जब वर्ल्ड फोरम में बोलेंगे तो भी यह बात बताई जाएगी। तो इस तरीके से जो है अगर एक ग्लैंस देखें तो लर्निंग एजुकेशन सेंटर और लर्निंग एजुकेयर के जो इस प्लेटफॉर्म से पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस यानी राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध जिसे PSIR बोलते हैं, इसका जो है अभी ये लेक्चर है। और कहीं ना कहीं राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य है, ऐसी एक ऐसी पंच टैग है
और कहीं ना कहीं जो है वो राजनीतिक सिद्धांत इसमें डिस्कशन होते हैं, तुलनात्मक सिद्धांत होते हैं, अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का अवलोकन होता है और भारतीय लोक प्रशासन का भी अवलोकन तो होता ही है। और पॉलिटिकल साइंस जो थे उसके जो फादर थे वो एरिस्टोटल, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और राजनीतिक शास्त्र में उसकी परिभाषा किस किस थिंकर ने किस किस परिभाषा और किन शब्दों से इसे मंडित किया है वह, और विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धतियां क्या हैं, राज्य क्या होता है, राज्य की क्या परिभाषा होती है, तत्व राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत क्या हैं, और कहीं ना कहीं राजनीतिक अवधारणा और पॉलिटिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस है ही तो क्या, इसके बारे में भी राज्य में चर्चाएं करेंगे। संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकलवादी और बहुलवादी, जिसमें एकलवादी में सिर्फ राज्य में सारे अधिकार निहित हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे होते हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जो राजशाही वाली कंट्री जिसमें राजा शासन करता है, ऑटोक्रेसी जिसमें वो, और कहीं ना कहीं जहां डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में तो हमेशा अधिकतर क्या होता है, बहुलवाद। वहां तो हर संस्था में शक्ति निहित है, चाहे वो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक किसी भी तरीके की संस्थाएं क्यों ना होती होंगी, न्यायिक, प्रशासनिक, इस तरीके की जितनी भी शक्तियां उनमें कुछ ना कुछ शक्तियों का निर्वहन तो होता ही है, समाहित होती हैं और समान रूप से भी हो सकती हैं, होती ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक दर्शन, जिसमें प्लेटो ने बताया कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को, एरिस्टोटल, हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, और रूसो ने बताया सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, कौटिल्य, गांधी, मोहनचंद, एमके गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी ने कल्याणकारी राज्य और मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल भी इन्होंने दिया, जवाहरलाल नेहरू। और विकासवादी जो सिद्धांत है, और सबसे बेस्ट ये सिद्धांत होता है क्योंकि डेवलपमेंट होने के बाद ही खुशहाली आती, कम से कम भौतिक स्तर की खुशहाली तो आ ही जाती है। तो इस तरीके से जो है विकासोन्मुखी सिद्धांत है, और लोहिया और जयप्रकाश नारायण इसके साथ साथ, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे है। और अब अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आप अगर चर्चा करें तो एक देश का, भारत का किस तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशन है, किस तरीके से यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध, क्या राजनीतिक कालानुक्रम रहा है, या राजनीतिक किस तरीके से मंचन रहा है संबंधों का, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, यूरोप के साथ, और कहीं ना कहीं रशिया के साथ, अभी जैसे ऑयल प्राइसिंग हो रहा है, और ऐसे कंटेम्परेरी इश्यूज तो चलते ही रहते हैं। लेकिन जो है ऐसे हमेशा जो कुछ ऐसे फिक्स्ड और स्टेडी इश्यूज होते हैं जिन पे संबंध कम से कम परिभाषित होते हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, 1945 में कैसे स्थापना हुई, किन किन देशों ने साइन किया, कौन कौन रेटिफाई करते गए, क्या क्या चेंजेस हुए, कितने उसके अंग हैं, जनरल असेंबली में जो पास होता है तो वो किस तरीके से उसे इनकरेज किया जाता है सारे देशों में लगाने के लिए। यूनिसेफ है बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड की चीजों को गवर्न करता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, यूएनडीपी है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, रामसर साइट्स क्या होती हैं, वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं, और इस तरीके से, और जो भी यूनेस्को वर्ल्ड धरोहर क्या होती है, वर्ल्ड साइट्स क्या होती हैं। सो दीज आर सम ऑफ द, और रेड क्रॉस सोसाइटीज क्या होती हैं, क्या होता है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये सारी वो बहुत सारी चीजें हैं जो इस सब चीजों में पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में तो पढ़ेंगे। साथ साथ किस किस का पॉलिटिकल डायनामिक्स आपस में देशों का किसके साथ क्या है, इस सब्जेक्ट में चर्चाएं करेंगे। इस सब्जेक्ट में जो है इस तरीके का ज्ञानावर्धन लर्निंग एजुकेशन सेंटर, जिसे लर्निंग एजुकेयर के माध्यम से करेंगे।